हेलो रीडर्स, आज हम एक कमाल की किताब और उसके कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसी पाथ ब्रेकिंग बुक है जो आपकी दुनिया के हवाले से नजरिए को पूरी तरह बदल कर रख देगा। ये किताब उनके लिए है जिन्हें लगता है कि हम डाटा और पास्ट से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस किताब में उन लोगों की भी बात की गई है जिसका किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो ऐसे लोगों से पिछड़ गए जिनके साथ उनका लक काम नहीं किया। ये किताब इंसान के नजरिए, ऑब्जर्वेशन और अनुभव को झूठा साबित करने की ताकत रखता है। जिस किताब की हम चर्चा करने वाले हैं इसे नसीम निकोलस तालिब के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम द ब्लैक स्वान है, जिसके अनोखे कॉन्सेप्ट और मेजर फैक्टर को डिटेल्ड में समझेंगे। निकोलस तालिब एक लेबनीज अमेरिकन ऑथर हैं जिन्होंने अपनी 2007 में पब्लिश की गई बुक द ब्लैक स्वान से इंटरनेशनल फेम हासिल की। रीडर्स, यही वो किताब है जिसने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रिडिक्ट किया था। ये एक ऐसे वाहिद ऑथर है जिन्होंने अपने जिंदगी में लक, अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी और नॉलेज जैसे सब्जेक्ट में रिसर्च करने के लिए गुजार दी, जो पेशे से लिटरेरी एजिस्ट, एपिसिस्ट, मैथमेटिकल ट्रेडर हैं, लेकिन ये फिलहाल द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स के प्रोफेसर हैं। इनकी आखिरी किताब फूल्ड बाय रैंडमनेस ने काफी सुर्खियां बटोरे थे, जिसकी समरी हम कभी और लेकर आएंगे। लेकिन इस वक्त आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल रीडर्स वैली को सब्सक्राइब कर लें। हमारा मिशन आपके जिंदगी में बेहतर बदलाव लाने का है, चाहे फिर वो 1% का ही क्यों ना हो, और देश भर के लोगों को रीडर बनाने का है। समरी को पॉज करें और #IamReader लिखकर अपना सपोर्ट जाहिर करें। चैप्टर नंबर 1। एक जमाने तक इंसान हमेशा इस गलत फहमी में जीता रहा कि दुनिया में सिर्फ सफेद रंग के हंस ही पाए जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोगों ने काले हंस को देखा। इस एक घटना ने इंसान के नजरिए, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन को झूठा साबित कर दिया। फिर यहीं से एक शब्द की शुरुआत हुई जिसे ब्लैक स्वान का नाम दिया गया। अब सवाल उठता है कि ब्लैक स्वान का सही मतलब क्या है। ऑथर नसीम तालिब कहते हैं कि ऐसी घटनाएं जिनके होने की उम्मीद हम कभी नहीं कर सकते, ऐसी घटनाएं अनसर्टेनिटी या बेयकीनी से भरी होती है, जिनका अनुमान लगाना आम लोगों की समझ से बाहर होता है। मगर हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो ऐसी घटनाओं के बारे में अपनी समझ डेवलप कर सके। इसी समझ को डेवलप करने और आपके ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए इस किताब की समरी आपके लिए पेश की जा रही है। देखा जाए तो इंसानी जिंदगी कई सारी उतार चढ़ाव से घिरी पड़ी है। अगर आपको अपने ब्लैक स्वान का पहले से अंदाजा हो जाए तो आपके नुकसान में कमी हो सकती है, चाहे फिर कोई स्टॉक की ट्रेडिंग करता हो, स्टार्टअप प्लानिंग या वर्ल्ड कप की तैयारी। दुनिया में जो चीजें घटती या घटने वाली होती है उस टर्म को क्या कहते हैं, ये हम आगे जानेंगे। नसीम तालिब ने ब्लैक स्वान इवेंट्स को होने या उसे पहचानने के 3 कैरेक्टर्स एक्सप्लेन किए हैं। पहला, एन आउटलायर, एक ऐसी घटना जिसके हो जाने की उम्मीद करना नामुमकिन के बराबर हो। दूसरा, इट कैरीज एन एक्सट्रीम इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट बड़े पैमाने में होता है। और तीसरा, एक्सप्लेनेबल आफ्टर फैक्ट्स, घटना हो जाने के बाद इंसानों की फितरत के मुताबिक वो बेवकूफ बन जाते हैं और एक तरफा कहानी सुनकर कहता है कि हम इसे रोक लेते और फैक्ट्स को भूल जाते हैं। चैप्टर नंबर 2, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्लैक स्वान। नसीम तालिब लिखते हैं कि येवगेनिया निकोलायेवना क्रेसनोवा ने एक किताब लिखी, लेकिन इस किताब को पब्लिश करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। पब्लिशर तो यहाँ तक कह चुके थे कि उनकी किताब की 10 कॉपीज भी मुश्किल से बिकेगी। वहीं ऑथर ने अपनी किताब को पब्लिश कराने के लिए किसी भी पब्लिशर को मनाने में नाकाम रही। इस सबसे हार कर उन्होंने अपनी किताब इंटरनेट पे डाल दी, जहां उसकी किताब को रीडर्स का छोटा सा ग्रुप काफी पसंद करने लगा। जब इंटरनेट पर एक पब्लिशर की नजर उनकी किताब पे पड़ी तो उसने येवगेनिया से किताब को पब्लिश कराने की परमिशन ले ली। जब ये किताब पब्लिश होकर तैयार हुई तो उस किताब की लाखों कॉपीज सेल हो गई और ऑथर की खूब तारीफ हुई। इस तरह इनकी किताब एक ब्लैक स्वान यानी एक ऐसी घटना जिसके होने की उम्मीद ना हो, ऐसी घटना की लिस्ट में शामिल हुई। इसका दूसरा एग्जाम्पल है वर्ल्ड वॉर 1, 9/11, ब्लैक मंडे या फिर कहें तो कोरोना वायरस को ले सकते हैं। जैसे ना तो किसी ने कोरोना के बारे में प्रेडिक्ट किया था, ना ही इसके खतरनाक इम्पैक्ट को समझ पाए, और जब ये हो गया तो लोग कहने लगे कि हम इसे रोक सकते थे। नसीम तालिब एक फैक्ट बताते हुए कहते हैं कि आप पास्ट में गुजरे हुए बातों से
फ्यूचर को सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक मुर्गी है जो बड़े सी फॉर्म में अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। जब से आपकी पैदाइश हुई, कुछ दोस्ताना लोग जिनके 2 पैर, हाथ और आंखें हैं, यानी इंसान, आपको बड़े प्यार से पालते हैं, वक्त पे खाना देते हैं, आपको जानवर ना खा जाए इस बात का ख्याल रखते हुए चारों तरफ से बाउंड्री घेर कर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अब आप सोचे कि इस वक्त आप मुर्गी बनकर इंसानों को कितना प्यारा समझ रहे होंगे, लेकिन अचानक उनके यहाँ कोई पार्टी रखी गई और वो मुर्गी यानी आप उस पार्टी का मेन्यू बन गए। तो ये पार्टी मुर्गी के लिए ब्लैक स्वान साबित हुई। दूसरी तरफ इंसानों के लिए ये नॉर्मल सी बात थी, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये समझाता है कि ये घटना रैंडमनेस की निशानी है। तालिब कहते हैं कि ब्लैक स्वान की दूसरी टाइप ग्रे स्वान है, जो नोन और अननोन को दर्शाती है। वैसी चीजों के बारे में जानकारी होना जो अननोन है, जैसे आप नहीं जानते कि मैं 100 मीटर की दौड़ कितने समय में पूरी कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपको इस बारे में जानकारी नहीं है। जबकि दूसरी जगह ब्लैक स्वान जो अननोन है, मतलब हमें यह भी पता नहीं कि हम जानते भी हैं। मान लीजिए कि आपने एक किताब कभी नहीं पढ़ी और आपने रीडर्स वैली पे उसकी समरी भी नहीं देखी। इस सिनेरियो में आप अननोन सिचुएशन में हैं, और अगर आपने किताब पढ़ने का फैसला ले लिया तो एक पॉइंट पर आकर आप बोल उठेंगे, यार मैं इस बारे में जानती या जानता तक नहीं था। चैप्टर नंबर 3, द इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्लैक स्वान ब्लाइंडनेस। नसीम तालिब ने ब्लैक स्वान से जुड़े 5 इश्यूज को डिस्कस किया है जो हमारा ब्लाइंड पॉइंट होता है। पहला, द एरर ऑफ कंफर्मेशन। इंसानों की फितरत में ये बात भी शामिल है, जो चीज आप देखते हैं उनसे कंक्लूजन निकालने के लिए खींचे चले जाते हैं। जैसे एक बात जो अक्सर आपके कानों से गुजरती होगी, कॉलेज से ग्रेजुएट होना एक बेहतर आइडिया है या नहीं, क्योंकि आपने देखा है कि थॉमस एडिसन, बिल गेट्स या रिचर्ड ब्रैंसन और ऐसे कई बिलियनर्स हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। चलिए मान के चलते हैं कि सारे बिलियनर्स ड्रॉप आउट्स हैं, फिर भी ये कभी नहीं कहेंगे कि सारे स्कूल ड्रॉप आउट्स बिलियनर हैं, क्योंकि जो बिलियनर्स स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि ये एक बेहतर आइडिया है, फिर भी लोग इसे बहस का मुद्दा बनाते जा रहे हैं। दूसरा, द नैरेटिव फैलेसी। कुछ साल पहले ऑथर अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों पर ऑस्ट्रेलिया गए, जहां उन्होंने कुछ हफ्ते रुकने का फैसला किया। उस दौरान वो अपने लोगों के साथ एक जगह गए जिसका नाम था मिशन बीच, जहां जाने का सिर्फ एक ही कारण था, स्काई डाइविंग। ऑथर ने बताया, उस वक्त हमारी निगाहें स्काई डाइविंग पे अटकी हुई थी, पर अफसोस फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारा फैसला ही बदल गया। एक दोस्त ने हमें स्काई डाइविंग से जुड़ी कहानी बताई और कहने लगा कि हाल ही में स्काई डाइविंग के दौरान कैमरामैन और टैंडम जंपर के बीच झड़प हो गई और उनका पैराशूट एक दूसरे से उलझ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सुनने के बाद हमने फैसला बदल लिया और स्काई डाइविंग करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब हमने गूगल से ये सवाल किया तो उसने जवाब में बताया कि स्काई डाइविंग से मरने के चांसेस 0.007% है। फिर भी हम लोगों ने वो करने से मना कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इंसानों पे कहानियों का असर ज्यादा होता है, ना कि स्टैटिस्टिक्स, ना ही फैक्ट्स का, और इसी को ऑथर ने नैरेटिव फैलेसी का नाम दिया है। तीसरा, वी आर नॉट प्रोग्राम फॉर ब्लैक स्वान। इंसान हमेशा शॉर्टकट की तलाश करता है। आसान भाषा में कहें तो वो थोड़ी सी मेहनत करके बड़े परिणाम की तलाश करता है। मान लीजिए कि आप एक ऐसे किताब लिखने वाले हैं जिसके लिए आपने 10 सालों तक कड़ी मेहनत की हो। जब आपने इस किताब को पब्लिश कर दी, जिसके बाद ये ब्लॉकबस्टर बन गई। लेकिन इस सिचुएशन में 2 तरह की बातें होती हैं। पहला, एक्सपेक्टेशन, जिसमें आपका प्रोग्रेस कर्व कुछ इस तरह का होता है। दूसरा, रियलिटी, जबकि असल में वो कर्व इस प्रकार की बनती है। यानी अक्सर लोगों का ध्यान एक्सपेक्टेशन पे टिका होता है, जबकि रियलिटी कुछ और बता रही होती है। चौथा, द डिस्टॉर्शन साइलेंस एविडेंस। इतिहास के पास एक ऐसी टेंडेंसी है जिसके जरिए वो इस बात का दिलासा दिलवाती है कि ब्लैक स्वान नाम की कोई चीज होती ही नहीं। मिसाल के तौर पर आपको ये बताया गया कि 15वीं दशक के दौरान मछुआरों ने बड़े बड़े तूफान आंधियों का सामना करके अपनी जान बचाकर वापस आ गए। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि ये चमत्कार कैसे मुमकिन हुआ, तो वो कहने लगे कि हमने एक साथ मिलकर प्रार्थना की और जिस वजह से हम जिंदा बचकर वापस आ गए। लेकिन क्या वाकई इस बात पे यकीन किया जा सकता है
क्या एक साथ प्रार्थना करने से जहाज नहीं डूबती? शायद इसका जवाब हाँ हो, लेकिन हमें उस इतिहास को भी लेना चाहिए जहां मछुआरे तूफान से लड़ नहीं पाए। शायद इसका जवाब कभी नहीं मिल सके, क्योंकि समुद्र की गहराई से आवाज नहीं आएगी। 5वां, टनलिंग। आपका पूरा ध्यान इस बात पे होता है कि जो आप जानते हैं उस बात को इग्नोर कर देते हैं जो आप नहीं जानते। स्कूल हमें सिखाती है कि आज से जितने भी इन्वेंटर्स गुजरे हैं वो सभी ग्रेट थिंकर्स थे, लेकिन इस बात को नोट कर ले कि वो बॉक्स से बाहर नहीं सोच सकते थे। यानी ग्राहम बेल ने ऐसी अचानक टेलीफोन के आविष्कार नहीं किया, बल्कि उनकी माँ को कम सुनाई देती थी, तो वो चाहते थे कि मैं कुछ ऐसे डिवाइस बनाऊं जिसे सब कुछ आसानी से सुन सके, और नतीजे के तौर पे ये हुआ कि उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। ठीक इसी तरह कोलंबस भारत की दूसरी तरफ की तलाश कर रहा था, लेकिन उन्हें अमेरिका मिल गया। यानी इस बात से आप समझ सकते हैं कि इस दुनिया में ज्यादातर चीजें रैंडमनेस के कारण होती है। चैप्टर नंबर 5, मीडियोक्रिस्टान वर्सेस एक्सट्रीमिस्टान। ऑथर नसीम तालिब एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं कि मान लो कि मीडियोक्रिस्टान एक ऐसा देश है जो एवरेज चीजों का देश है। इस जगह बदलाव के 100 ऑब्जर्वेशंस देख लेने के बाद आपको 1000 ऑब्जर्वेशंस की अच्छी उम्मीद मिल सकती है, लेकिन जब आपका सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है तो उसे बदलने का आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। जैसे वेट, हाइट, मोरालिटी रेट, कार एक्सीडेंट और सैलरी ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट, ये सारी बातें मीडियोक्रिस्टान के अंतर्गत आती है। मान ले हमारे देश के 100 लोग एक जगह पर खड़े हैं जिनका टोटल हाइट 182 मीटर है, क्योंकि हर एक की लंबाई 182 सेंटीमीटर की है, जो कि भारत के लोगों का एवरेज हाइट है। लेकिन अब इनमें दुनिया के सबसे लंबे इंसान को शामिल कर दें, रॉबर्ट वाडलो, जिनका टोटल हाइट 272 सेंटीमीटर है, और अगर आप इसे 100 के सैंपल से मल्टीप्लाई कर ले तो ये टोटल 184.7 मीटर्स हो जाएंगी। अब आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ 1.5% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन जब आप एक्सट्रीमिस्टान में दाखिल हो गए तो यहाँ आपकी मुलाकात ब्लैक स्वान से होगी। इस जगह बदलाव के 100 ऑब्जर्वेशन देख लेने के बाद आपको 1000 ऑब्जर्वेशन की अच्छी उम्मीद नहीं मिल पाती है। उदाहरण के लिए याद करें, जब आप मुर्गी बने थे तो आपके साथ पहले खाने पीने और खुशियों के पल ने आपको ये नहीं बताया कि 101वें दिन में आप किसी पार्टी का मेन्यू बनने वाले हैं। पॉइंट ये बताता है कि ज्यादातर लोगों का सामाजिक काम इस एक्सट्रीमिस्टान से बिलोंग करता है, जैसे दौलत, कमाई, किताबें की बिक्री, सब्सक्राइबर्स की संख्या, जंग में मरना, प्लैनेट्स का आकार और जाहिर सी बात है फाइनेंशियल मार्केट। मान ले कि 100 लोगों के सैंपल्स में एक व्यक्ति के पास $19,000 है, जो कुल मिलाकर $90 मिलियन बने, जो कि एवरेज लोगों की दौलत है। अब इस सैंपल में वॉरेन बफेट की दौलत शामिल कर लें, जिनकी करेंटली नेटवर्थ $82 बिलियन है। अब सिर्फ एक इंसान के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 443.100% की बढ़ोतरी हुई, जो काफी बड़ी डिफरेंस है। मोरल ऑफ द एग्जाम्पल ये है कि मीडियोक्रिस्टान में रहने वाले लोग सेफली कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीमिस्टान में रहकर ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल या कहे नामुमकिन जैसा है। और प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम सब मीडियोक्रिस्टान में रह रहे हैं, जबकि हमारे सारे काम एक्सट्रीमिस्टान से बिलोंग करते हैं। चैप्टर नंबर 6, द वे ऑफ प्रोफेशन। नसीम तालिब लिखते हैं कि उन प्रोफेशन जिनमें किसी आइडिया पे काम करना होता है, उनके लिए कहते हैं कि इनमें अक्सर उनके आसपास के लोगों या परिवार वालों के ही गुस्से का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे प्रोफेशन में रिजल्ट में वक्त लगता है, जबकि नॉर्मल प्रोफेशन में आपके दोस्त आपसे कहीं आगे निकल चुके होते हैं। ऐसे में आपको अपने परिवार या समाज से बेइज्जती मिलने का खतरा बना रहता है। हालांकि लोगों के बहकावे और इस तरह जल्दी रिजल्ट देने के लिए जोर देने वाले लोगों से आपको दूरी बनाना चाहिए और अपने हिसाब से ही अपने आइडिया पर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आइडिया एक बार काम कर गया तो आप अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ सकते हैं। आपका इस तरह काम करना ठीक उसी तरह है जैसे अगर आप रोज कुछ न कुछ पढ़ते हैं या एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तब तक आप उम्मीद करेंगे कि आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता रहे। मगर अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी हिम्मत टूट जाएगी। क्या आपने गौर किया कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा समाज इस तरह से बना है कि यहाँ तुरंत रिजल्ट देने को ही कामयाबी माना जाता है,
अगर आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप उम्मीद छोड़ देंगे। नसीम का मानना है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जिनके लिए जिंदगी में होने वाले बदलाव सरप्राइज की तरह होते हैं, जो सरप्राइज के लिए पहले ही तैयार रहते हैं। कुछ सिचुएशन में लोग अक्सर छोटी सी रकम हासिल करने के लिए बड़ी रकम पर दांव लगा देते हैं, वहीं कुछ सिचुएशन में आप बड़ी रकम हासिल करने के लिए छोटी सी कीमत पर दांव लगाते हैं। इन दोनों सिचुएशन में इंसान इस चीज पे दांव लगा रहा होता है कि ब्लैक स्वान होगा या नहीं। हालांकि दोनों ही सिचुएशन में अलग अलग माइंडसेट की जरूरत होती है। कुछ कंपनियां हमेशा बड़ी रकम या मुनाफा हासिल करने में विश्वास रखती है, मगर ये रकम वो कभी कभी ही हासिल कर पाती है, मगर इसके लिए उन्हें दांव लगाकर समय समय पर नुकसान झेलना पड़ता है। अगर कंपनी ये नुकसान झेलने के लायक है तो ये इस तरह से सही है। इसी तरह कभी कभी बड़ा मुनाफा कमाने के लिए छोटे छोटे नुकसान झेलना भी एक सही स्ट्रैटेजी मानी जाती है। हालांकि इस नतीजे तक पहुंचने के लिए आपके अंदर तुरंत रिजल्ट पाने की इच्छा ना हो और आप में विश्वास और दूसरे की ताने सुनने की हिम्मत हो तो आप इस ब्लैक स्वान पर दांव लगा सकते हैं। चैप्टर नंबर 7, हाउ टू टैकल विथ रैंडमनेस। नसीम तालिब ने किताब के इस हिस्से में रैंडमनेस से निपटने के लिए कुछ प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। वो लोगों को ऐसे घटनाओं जिनके होने की उम्मीद ना हो उनके अनचाहे रिजल्ट के लिए तैयार होने में मदद करते हैं, बजाय इसके कि ऐसी घटना होने के चांसेस पर भरोसा किया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी चीज की प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी ऐसी चीज में फेल हो जाते हैं जो बहुत छोटी है, तो असल में ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आप शेयर मार्केट की तरफ फाइनेंस से जुड़ी किसी चीज की प्रिडिक्शन करते हैं तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऑथर कहते हैं कि इंसान को किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए उसे सलाह देने में यकीन नहीं रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सलाह देकर उसे किसी मुश्किल से लड़ने की काबिलियत नहीं सिखा सकता है। आखिर में नसीम कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए छोटा सा सबक यह है कि वो इंसान बने। उसे ये मान लेना चाहिए कि इंसान होने के नाते कई मामलों को सुलझाने में उसमें कुछ हद तक गुस्सा और घमंड शामिल हो सकता है। इससे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। उसे अपने फैसलों में हमेशा रुके रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी मुद्दे पर हमारी राय हमारी जिंदगी का एक ही हिस्सा है, इसलिए प्रेडिक्शन करने से बचने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही इंसान को कभी भी खुद को बेवकूफ बनने से नहीं रोकना चाहिए, लेकिन बेवकूफ भी वही बनना चाहिए जहां आपको कुछ फायदा हो रहा हो। इंसान को सिर्फ और सिर्फ बड़े पैमाने पर नुकसानदायक प्रेडिक्शन पर गैर जरूरी तरीके से डिपेंड होने से बचना चाहिए। लेकिन आप छोटे छोटे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन जब फाइनेंस से जुड़ी मुद्दे पर बात आएगी तो इस विषय में प्रेडिक्शन करने वाले लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए, बल्कि हमेशा सेफ अप्रोच अपनानी चाहिए और आपको शॉर्टकट कल्चर से बाहर निकलना है। कंक्लूजन। नसीम ने इस किताब के जरिए आपको बताने की कोशिश की कि हमारी जिंदगी में खुशियां आने में वक्त लग सकता है, लेकिन मुसीबतें एक झटके में आ सकती है। यानी अच्छे दिन से ज्यादा बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए और इस बात को इग्नोर करने की कोशिश ना करें, वरना नुकसान इतना हो जाएगा कि जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। सो रीडर्स, अगर आप इस किताब को डिटेल्ड में समझना चाहते हैं तो इसे एक बार जरूर पढ़ें और समरी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अपना सपोर्ट दिखाने के लिए रीडर्स वैली को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट समरी में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।